Hello students, good evening to all. This is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. आज हम पढ़ने वाले हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स। उसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है वैस्कुलर टिश्यू, और जिसके अंतर्गत वैस्कुलर टिश्यू में दो चीज़ें आती हैं, ब्लड और लिम्फ। तो हम सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं आज ब्लड हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके बाद पढ़ते हैं उसका फंक्शन। तो सबसे पहले ब्लड क्या है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड इज मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल माने चलता फिरता कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यही हमारी बॉडी का एक ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूइड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लड इज मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एक हमारी बॉडी में चलता फिरता कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये लिक्विड का बना होता है। और हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू। ब्लड हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। ब्लड इज सॉल्टी इन टेस्ट एंड हेवियर देन वाटर। ब्लड हमारा पानी से थोड़ा सा भारी होता है और सॉल्टी इन टेस्ट, ब्लड का टेस्ट नमकीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl। हमारे ब्लड में NaCl प्रेजेंट होता है प्रचुर मात्रा में, इसीलिए इसका टेस्ट साल्टी होता है। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन हैविंग pH 7.4। तो ब्लड थोड़ा सा एल्केलाइन मीन्स क्षारीय होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl, और इसका pH होता है 7.4। 7 pH न्यूट्रल माना जाता है। 7 से ऊपर जैसे pH बढ़ता है वैसे pH एल्केलाइन या बेसिक या क्षारीय माना जाता है। तो हमारे ब्लड का pH 7 से थोड़ा सा ज़्यादा 7.4 होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड का pH स्लाइटली एल्केलाइन होता है। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स 8% ऑफ बॉडी वेट। हमारी बॉडी का टोटल वेट जितना है उसका 8% ब्लड होता है। एक्चुअली हम नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसमें उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और नॉर्मल वुमन की बात करें तो उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब हम इसको काउंट कैसे करते हैं? हमारी बॉडी के टोटल वेट का 8% होता है। इन जनरल हमारा जितना भी बॉडी वेट होता है उसका 1/13 पार्ट हमारी बॉडी में ब्लड होता है। सपोज करिए किसी का बॉडी वेट है 78 kg, तो इसका 1/13 तो इससे डिवाइड करेंगे तो 6 लीटर ब्लड आ जाएगा। तो किसी का जो भी बॉडी वेट होता है उस बॉडी वेट का 1/13 पार्ट जो है किसी भी व्यक्ति के बॉडी में ब्लड होता है। ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, और पर्पल होता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ऑक्सीजनेटेड फॉर्म का मतलब हम लगातार हवा से ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन से युक्त ब्लड, उसका कलर होता है ब्राइट रेड, और ये आर्टरीज में फ्लो होता है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसका कलर होता है पर्पल, बैगनी कलर का। आपने देखा होगा हमारी ये आर्टरी जो वेन्स होती हैं जो कि बॉडी के सरफेस पर होती हैं, उनका कलर होता है नीला। क्यों? क्योंकि उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से भी बना हो सकता है, मेसोडर्म से भी बना हो सकता है, एंडोडर्म से भी मिलकर बना हो सकता है। लेकिन हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो 3 लेयर बनती हैं उनमें से मेसोडर्म से बनता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए इसकी ओरिजिन होती है मेसोडर्मल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ब्लड को हम देख लेते हैं कि ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ब्लड मेनली 2
कंपोनेंट से मिलके बना होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 कार्ब सेल्स। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। इट कंप्राइजेज अप टू 55%। टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और 45% कार्ब सेल्स होता है। इसी को हम फार्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। कार्ब सेल्स मीन्स ब्लड कार्ब सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो 45% कार्ब सेल्स होती हैं, 55% होता है प्लाज्मा। तो ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस कार्ब सेल्स। तो ब्लड के दो कंपोनेंट हुए, प्लाज्मा और कार्ब सेल्स। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा क्या है। ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड कार्ब सेल्स। ब्लड में से आप ब्लड कार्ब सेल्स निकाल दीजिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो जो पार्ट बचेगा वो है ब्लड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होता है और 8 से 10%, 8 to 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल आप सोचेंगे क्या होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल में आप जानते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, विटामिन होता है, फैटी एसिड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। हमारे ब्लड में 3 तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का प्रयास करता है, जिससे कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। ग्लोब्यूलिन जो है एक तरह का ग्लोब्यूलिन होता है जिसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्रिएट करता है, बाहर से अटैकर जो होते हैं माइक्रोब्स, उनसे हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तीसरा है फाइब्रिनोजेन। ये जब कहीं पर इंजरी होती है, बॉडी में चोट लगती है, तो ये फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं। ब्लड आप देखेंगे जब चोट लगती है तो थोड़ी देर में ब्लड का थक्का जम जाता है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो फाइब्रिनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स ड्यूरिंग इंजरी फॉर स्टॉपिंग द लीकेज ऑफ ब्लड। तो ऑर्गेनिक में इतने हो गए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, फैटी एसिड, हार्मोन्स। और इनऑर्गेनिक में हमारा साल्ट घुला होता है NaCl। और प्लाज्मा में मैक्सिमम कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई पाया जाता है तो NaCl सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन के फॉर्म में पाया जाता है। तो प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर, 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। प्लाज्मा क्या है, ब्लड में से कार्ब सेल्स निकाल दीजिए तो हमारा मिल जाता है प्लाज्मा। अब नेक्स्ट है हमारा कार्ब सेल्स। कार्ब सेल्स को फार्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। कार्ब सेल्स मीन्स ब्लड कार्ब सेल्स। अब ब्लड कार्ब सेल्स जो हैं ये बनती कहाँ हैं, हमने आपको बताया था जब बोन पढ़ा रहे थे, उसमें बोन, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके अंदर जो बोन मैरो कैविटी होती है उसी में कार्ब सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्ब सेल्स इज नोन एज हीमोपोएसिस। द प्रोसेस बाय व्हिच carb cells are formed inside the bone marrow of bone is known as hemopoiesis or hematopoiesis। तो ये प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के द्वारा ब्लड कार्ब सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्ब सेल्स इनसाइड द बोन मैरो ऑफ बोन्स इज नोन एज हीमोपोएसिस और हेमाटोपोएसिस। अब हमें पढ़ना है ब्लड कार्ब सेल्स कितने तरह के होते हैं। तो ब्लड कार्ब सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, WBC, RBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और WBC 2 तरह के होते हैं। कैसे, और इनकी संख्या जो हमारा ब्लड का ब्लड कार्ब सेल्स पार्ट है उसमें WBC 4000 से 8000 पर mm³ में पाए जाते हैं। 1 mm³ ब्लड में 4000 से 8000 WBC की संख्या होती है। मतलब 1 mm³ ब्लड लेंगे, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा, इतने वॉल्यूम में 4 से 8000 WBC पाए जाते हैं।
WBC दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल बियरिंग WBC। ग्रेन्यूल्स मीन्स होता है छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे WBC जिनमें ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और ऐसे WBC जिनमें ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। देखिए ग्रेन्युलोसाइट ये है, इनमें ये यहाँ पर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दाने की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। तो इन सब में देखिए ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और इधर देखिए इनमें ग्रेन लाइक ये है इसका न्यूक्लियस, इनमें ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए मीन्स नॉट। अब ग्रेन्युलोसाइट में तीन तरह के WBC होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इसी को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एसिडोफिल्स, और बेसोफिल्स। तो ग्रेन्युलोसाइट तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो 3 to 5 लोब होता है। देखिए ये है न्यूक्लियस, ये 1 2 3, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और जो हमारा इओसिनोफिल है इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड मतलब दो। देखिए ये न्यूक्लियस है, इसमें एक लोब है दूसरा लोब है, बाइलोब्ड इसलिए इसको कहते हैं। और बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ये यस शेप्ड होता है, इसकी खास बात होती है ये यस शेप्ड होता है। पूछा जाता है विच टाइप ऑफ WBC कंटेन्स यस शेप्ड न्यूक्लियस, तो वो है बेसोफिल। तो ये ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप्स के हुए। अब इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रोफिल्स 3 to 5 लोब न्यूक्लियस बेयरिंग WBCs, इनका फंक्शन क्या होता है, ये फाइगोसिटिक नेचर की होती है। फाइगोसिटिक नेचर माने होता है किसी चीज़ को खा लेना। तो हमारी बॉडी में बाहर से जो माइक्रोब्स एंट्री करते हैं, वायरस बैक्टीरिया फंजाई, उनको ये खाकर या मारकर ख़त्म कर देती हैं। तो इनका नेचर होता है फाइगोसिटिक नेचर। और ये जो माइक्रोब्स को मार के खाती हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। तो इनका काम है बाहर से आए हुए माइक्रोब्स को मार के ख़त्म करना। अब देखो इओसिनोफिल ये क्या है, ये जो है एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। कभी कभी आपको जब सर्दी जुकाम या कोई इन्फेक्शन होता है तो कहते हैं इस्नोफिलिया हो गया है, बार बार छींक आती है, तो इसी से बना है इओसिनोफिलिया। Eosinophilia is a condition when the number of eosinophils in our blood is increased। जब हमारे ब्लड में eosinophils की संख्या बढ़ जाती है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं eosinophilia। तो ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई तरह का फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में पड़ा एज एंटीजन जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो उसके लिए ये केमिकल्स रिलीज करती है और हमारी बॉडी में इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं इओसिनोफिलिया। ये है बेसोफिल, ये हिस्टामिन और कुछ विशेष तरह के केमिकल हमारे ब्लड में रिलीज करने के लिए जिम्मेदार होता है, और इनका परसेंटेज बहुत ही कम मात्रा में होता है, 0.5 से 1% ये पाए जाते हैं। अब नंबर 2 पे है ए ग्रेन्युलोसाइट, ऐसे WBC जिनमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते। तो इसमें दो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो है ये राउंड शेप में है, राउंड न्यूक्लियस है, और मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है ये बीन शेप्ड है। बीन मीन्स होता है सेम का दाना। बीन शेप्ड न्यूक्लियस मोनोसाइट में होते हैं। और ये जो मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट WBC है, लार्जेस्ट सबसे बड़े आकार की WBC है मोनोसाइट, और इसका भी नेचर होता है फाइगोसिटिक नेचर, और ये भी बाहर से आए हुए माइक्रोब्स को मार के ख़त्म करने का काम करती है। अब देखिए लिम्फोसाइट ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं।
इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन करते हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट इनसे बनते हैं और ये बॉडी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जब कभी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिखता है जांच टीएलसी डीएलसी करा के लाइए। टीएलसी डीएलसी, टीएलसी क्या है? टीएलसी एंड डीएलसी ये दो जांच लिखता है डॉक्टर। टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, आपके ब्लड में ल्यूकोसाइट का टोटल काउंट कितना है? नॉर्मल आदमी के ब्लड में 4000 से 8000 डब्ल्यूबीसी अगर पर mm³ ब्लड में हैं तो माना जाता है कि आदमी स्वस्थ है। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो 8000 से ज़्यादा आती है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई आ रही है इसका मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ये 4000 से 8000 पर mm³ के रेंज में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका लिखता है डॉक्टर वहाँ पर नॉर्मल पैथोलॉजी वाला। अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। डीएलसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब डिफरेंशियल माने अलग अलग जितनी भी तरह की ल्यूकोसाइट हैं, जैसे एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल है, एसिडोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट, सबका अलग अलग परसेंटेज कितना है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी। तो अलग अलग पांचों तरह की 5 डब्ल्यूबीसी हुए, 5 टाइप के, मेनली 2 टाइप के, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3, ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर 2, तो 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी हुए। तो इन 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज अलग अलग हमारे ब्लड में कितना, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और उसको याद करने का ट्रिक है, देखिए हमने लिखा है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। हमने इस ऑर्डर में लिखा है, किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। नो मीन्स न्यूट्रोफिल, लॉन्गर मीन्स लिम्फोसाइट, मंकी मीन्स मोनोसाइट, ईट्स मीन्स इओसिनोफिल, बनाना मीन्स बेसोफिल। तो नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी का होता है तो वो है न्यूट्रोफिल्स, 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अब लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, मोनोसाइट 3 से 8% होता है, इओसिनोफिल या एसिडोफिल 2 से 4% होता है और बेसोफिल सबसे कम होता है 0.5% से 1%। तो इसको याद रखिएगा, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, फिर बेसोफिल। ये है नॉर्मल रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसी को हम कहते हैं डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अलग अलग ल्यूकोसाइट का कितना काउंट है, ये हमारा नॉर्मल रेंज। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा आता है तो ये माना जाता है कि आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है या कोई डिजीज है। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसीज। अब हम देख लेते हैं लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कितने दिन तक जिंदा रहते हैं उसे हम कहते हैं लाइफ स्पान। तो डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान होता है कुछ घंटे से लेकर 4 दिन तक होता है, फ्यू आवर्स टू 4 डेज। इतने दिन में डब्ल्यूबीसीज खत्म हो जाते हैं, नए डब्ल्यूबीसी बनते रहते हैं, पुराने डब्ल्यूबीसीज रप्चर होते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो रप्चर्ड डब्ल्यूबीसी जाते कहाँ, तो जितनी भी ब्लड कार्पसेल्स हैं वो पुरानी ब्लड कार्पसेल्स हमारी बॉडी में स्प्लीन होता है, वहाँ पर जा कर के वहाँ पे उनकी रिपेयरिंग होती है, उनको तोड़ करके उसका हीम पार्ट निकाल लिया जाता है और नए ब्लड कार्पसेल्स बनते रहते हैं।
तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं आरबीसीज या इसी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब सबसे लार्जेस्ट आरबीसीज अगर पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के ब्लड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आरबीसीज पाए जाते हैं, जैसे फ्रॉग है, सैलामेंडर है, टोड है, ये सब हैं एम्फीबियंस। और जो ह्यूमन की बात अगर करें, ह्यूमन, तो ह्यूमन की जो आरबीसीज होती हैं, मनुष्य की आरबीसीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइकॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट। बाइकॉन्केव मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे। बाइकॉन्केव आप पढ़े होंगे, ये कॉन्केव है, कॉन्केव माने धंसा हुआ सरफेस, तो बाइकॉन्केव दोनों तरफ सरफेस थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ धंसा रहता है। बाइकॉन्केव इसलिए होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एंड इन्यूक्लिएटेड, तो मैमेलियन आरबीसीज, जितने भी मैमल्स होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, आदमी, सबकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब क्यों नहीं पाया जाता? बाइकॉन्केव इसलिए होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बाइकॉन्केव शेप की आरबीसी होती है मैमेलियन ब्लड में। और न्यूक्लियस नहीं होता टू कंटेन, क्यों नहीं होता? टू कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आरबीसी के अंदर आ सके, इसलिए उसके अंदर से नेचर ने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान। तो मनुष्य की आरबीसी या मैमल की आरबीसी बाइकॉन्केव, मनुष्य की आरबीसी बाइकॉन्केव होती है और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैमल में कैमल ऐसा एनिमल है, कैमल में न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मैमल है जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है, तो वो है कैमल। कैमल एक ऐसा एनिमल है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है, जिसके ब्लड में। अब देख लेते हैं आरबीसी का नंबर कितना होता है। 45 lakhs to 50 lakhs पर mm³ इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4.5 मिलियन to 5.0 मिलियन पर mm³। इतनी आरबीसीज की संख्या होती है। 1 mm³ ब्लड में 45 से 50 लाख आरबीसीज पाई जाती हैं। और इनका लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान मतलब ये कितने दिन तक जीवित रहती हैं। आरबीसीज 120 दिन तक जीवित रहती हैं। 120 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है और ये भेज दी जाती है स्प्लीन में। स्प्लीन को इसीलिए कहा जाता है ग्रेवयार्ड, कब्रगाह। स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड। और यहाँ पर जाकर आरबीसीज को तोड़कर उनका हीम पार्ट निकाल लिया जाता है और कलर पिगमेंट बनाया जाता है, बिलीरुबिन, जो कि हमारे बाइल जूस का एक पिगमेंट है, नेसेसरी पिगमेंट है। और हीम पार्ट यहाँ से इनका निकाल लिया जाता है। तो आरबीसी के अंदर 33% हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन का काम पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा इनऑर्गेनिक आयन पाया जाता है। कौन सा इनऑर्गेनिक आयन पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, और वो भी आयरन +2 कंडीशन में। ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है और वो
किस फॉर्म में पाया जाता है, तो Fe+2 के फॉर्म में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक कलर्ड पिगमेंट है, इसका कलर होता है पिंक और इसमें प्रेजेंट होता है आयरन, और इसका मेन काम है टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सभी बॉडी पार्ट को एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़कर सेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब हम ज़रा सा बात कर लेते हैं कि आरबीसी को काउंट कैसे करते हैं। तो हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम आरबीसीज को काउंट करते हैं। हीमोसाइटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच नंबर ऑफ आरबीसीज इज काउंटेड। अब हमें देखना है कि ब्लड प्लेटलेट्स, नेक्स्ट ब्लड कार्पसल से हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, तो इसकी संख्या कितनी होती है। ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या होती है 4 लाख टू 5 lakhs पर mm³ ब्लड। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जब कहीं पर इंजरी होती है तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पर आकर ब्रेक होती हैं, टूट जाती हैं और इनसे निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड की क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट बना देता है, थक्का बना देता है, जिससे हमारी आर्टरीज से निकलने वाला ब्लड रुक जाता है और हमारी बॉडी से ब्लड बाहर नहीं जा पाता। अब इतना पढ़ने के बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्यों? ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे मिनरल्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, फूड मटेरियल्स, ग्लूकोज, इन सब को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। तो सबसे मेन फंक्शन है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का भी कार्य ब्लड का ही है। ब्लड बॉडी का टेम्परेचर 37, नॉर्मल मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ब्लड ही ऐसा कंपोनेंट है हमारी बॉडी का जो कि हमेशा हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है पीएच। हमारी बॉडी का या ब्लड का पीएच 7.4 बना रहता है, उसके लिए ब्लड ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं वो पार्टिकुलर पीएच पर होती हैं। अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी। टिश्यू फ्लूइड, आर्टरीज से प्लाज्मा का सीपेज होता है और वो टिश्यू फ्लूइड में आता है और उसके कारण टिश्यू जो है मॉइस्ट, नम बने रहते हैं, डैमेज नहीं होते। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। हमने देखा WBC जो हैं माइक्रोब्स को मारकर हमारी बॉडी का इम्यून पावर मजबूत बनाती हैं, हमारी बॉडी की सुरक्षा करती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने पढ़ा कि ब्लड में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती हैं। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो हमारी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद करती है। क्लॉटिंग, हमने देखा कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में भी ब्लड का महत्वपूर्ण योगदान है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आरबीसी को हम NaCl के हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। हाइपोटॉनिक माने होता है डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में जब हम रखेंगे आरबीसी को तो सोल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर आएंगे और आरबीसी स्वेल कर जाएगी, और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो आरबीसी बर्स्ट भी कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम हाइपरटॉनिक नमक के गाढ़े घोल में अगर आरबीसी को रख दें तो आरबीसी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वहाँ से मूव करके नमक के घोल में चले जाते हैं तो हमारी आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। और अगर हम आइसोटॉनिक सोल्यूशन में रखेंगे आरबीसीज को तो ना तो वो श्रिंक करेंगी ना तो स्वेल करेंगी। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।